मेरे नौजवान साथियों, मैं हर हमेशा आपके शुभ की चिंता करता हूँ। आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सुंदर रहें और कोविड से बचे रहें। मैं सदैव ये चाहता हूँ आप अपने जो उद्देश्य है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका मेन मोटो है, उसको आप प्राप्त करें। आप ऊंचाई तक पहुँचें। हिमालय की भी ऊंचाई आपकी सफलता के सामने फीकी हो जाएगी। इसलिए मैं हर हमेशा आपकी चिंता करता हूं कि कैसे आप अच्छा करें। तो आइए, आज मैं राष्ट्रपति पर जो पिछले दिनों में पढ़ा रहा हूं, पिछले दिनों से जो मैं पढ़ा रहा हूं राष्ट्रपति, उसका लेक्चर नंबर आज 2 होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहली बात करें लोक कल्याणार्थ हेतु। लोक कल्याणार्थ हेतु। लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। आज हम लोग पढ़ाएंगे। टॉपिक मेरा जो होगा, टॉपिक होगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ये होगा प्रेसिडेंट और इसी में होगा लेक्चर नंबर 2। काफ़ी लंबा चैप्टर है, ख़त्म जल्दी नहीं होता है। लेक्चर नंबर 2, ये लेक्चर नंबर मेरा आज होगा 2 होगा। तो मैं आपसे यही अपील करता हूं कि आप कोविड से ज़रूर बचें। काहे, जैसे मेरी निगाह टीवी के स्क्रीन पर जाती है, पत्र पत्रिका पर जाती है, मैगजीन पर जाती है, तो मैं थोड़ा सा सहम जाता हूँ। क्यों? इसलिए आप भी देश के क्या हैं, कर्णधार हैं। देश आपके कंधों पर टिका हुआ है। और छोड़िए उन बातों को, सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेरे क्या हैं, अपने के रूप में हैं, अपने बच्चे की तरह हैं। मैं हर हमेशा चाहता हूं कि आप स्वस्थ रहें। और मेरा गुजारिश सभी बच्चों से है, मेरे सभी नौजवान साथियों से है कि आप ज़रूर स्वस्थ रहें। आप कोविड के नियम का पालन करें, घर से अनावश्यक रूप से बाहर ना जाए। मैं कोई कोविड का एक्सपर्ट तो नहीं हूं, इसीलिए मैं कुछ संदर्भ में कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन सावधानी थोड़ी बरतनी ही चाहिए। मास्क लगाएं, कहीं बाहर जाएं तो सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अनावश्यक सड़क पर ना घूमें। ये हमारा आपसे गुजारिश है, मैं आपसे अपील करता हूं। घर में ही रह करके आप पढ़िए। मैं भी घर से आपको पढ़ा रहा हूं, आप इसको ज़रूर पढ़िए। तो आइए, समय गंवाना मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसको देखिए। टॉपिक नंबर आज क्या होगा? प्रेसिडेंट ही होगा, लेकिन लेक्चर नंबर 2 होगा। तो प्रेसिडेंट पर हम लोगों ने जो बातचीत किया था, वो क्या किया था? तो ऑलरेडी आई हैव सेड यू in regard of our president. Already I have said you in regard of president, who will be the president of India, what is the process of election, who will participate in the election of president, इसके टेन्यूर क्या है, what is the tenure of president, कौन इनको ओथ दिलाएंगे। ये सारी बातों पर हमने चर्चा कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा और मैं इन पर बात करना चाहता हूँ। मान लेते हैं कोई व्यक्ति यदि राष्ट्रपति बनना चाहता है, कोई व्यक्ति मान लेते हैं ये राष्ट्रपति बनना चाहता है, वांट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो चाहता है वांट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यदि वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है इंडिया का, तो उसको क्या करना होगा? उसके लिए उसको 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। यदि कोई कैंडिडेट राष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में खड़ा होगा, देखिए कहता है नंबर 1 इज दैट, यदि कोई व्यक्ति
व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए 2 शर्त इस जगह है। देयर आर टू कंडीशंस। नंबर 1 इज दैट उनको क्या करना होगा, 50 को प्रस्तावक होना चाहिए। 50 जो सदस्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रस्तावक। ये प्रस्तावक होना चाहिए। और 50 क्या होना चाहिए, 50 अनुमोदक होना चाहिए। अनुमोदक होना चाहिए। 50 को उनका क्या करेगा, प्रपोज्ड करेगा, और 50 क्या करेगा, उसका सपोर्ट करेगा। तो ये 50 जो होगा ये क्या होगा, प्रपोज्ड। ये क्या होना चाहिए, प्रपोज्ड। यानी 50 जो कैंडिडेट हैं वो जाकर के क्या होगा, इसको प्रस्तावित करेगा प्रस्तावक के रूप में, और 50 क्या होगा, इसका सपोर्टर होगा। ये क्या होगा, ये सपोर्टर होगा। तो भाई क्या आम आदमी होगा? हमने आपसे कहा था, ऑलरेडी आई हैव सेड यू इन प्रीवियस क्लास, हु विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? ऑलरेडी आई हैव सेड यू, आइदर MLAs और MPs, नॉट कॉमन मैन। हम उसमें भाग नहीं ले सकते हैं, बिग अराउंड उसमें भाग नहीं ले सकते हैं। आप जो मेरे नौजवान साथी हैं वह भी भाग नहीं ले सकता है। कॉमन आदमी जो कॉमन वोटर से है वो भाग नहीं ले सकता है। इसमें केवल भाग कौन लेंगे, हु विल पार्टिसिपेट, ये केवल MLA और MP भाग लेंगे। तो ये बात हमने पहले से ही कह दिया। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब है, यदि कोई व्यक्ति से मतलब यहाँ पर है, ऐसा आपने समझ जाइएगा कि कोई कॉमन मैन है ये कोई कॉमन मैन है, ये लेमैन है, या कोई आम पब्लिक है, ये कॉमन पब्लिक है, ये नहीं समझना है। यहाँ कोई व्यक्ति का मतलब यहाँ पर है आइदर MLAs, यहाँ पर है आइदर क्या है, MLAs और MPs, और यहाँ पर क्या है, MPs। या तो MLA भाग लेंगे या कौन भाग लेंगे, यही 2 आदमी भाग लेंगे। हमने ये बात आपसे कह दिया है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए कोई व्यक्ति। यानी कहने का मतलब आप इस बात को समझ रहे हैं। तो उसमें 50 MLA या MPs, उसका क्या होना चाहिए, मस्ट बी क्या होना चाहिए, प्रपोज्ड, वह प्रस्तावक होना चाहिए। और 50 क्या होना चाहिए, अनुमोदक, सपोर्टर होना चाहिए। तभी वह व्यक्ति क्या होगा, राष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेचर हो सकता है। आफ्टर दैट पर्सन विल बी द कैंडिडेचर फॉर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वही व्यक्ति क्या बनेगा भाई, दैट पर्सन क्या कहता है भाई, दैट पर्सन विल बी कैंडिडेचर ऑफ द प्रेसिडेंट ये किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के लिए वो क्या होगा, कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट प्रत्याशी होगा। और इसके लिए क्या चाहिए, हमने अभी कह दिया, ऑलरेडी आई हैव सेड यू 50 ये क्या होना चाहिए, प्रपोज्ड, ये क्या करेगा, ये प्रस्तावक होगा। और 50 क्या होना चाहिए, 50 इसका क्या होना चाहिए, सपोर्टर, ये क्या होना चाहिए, सपोर्टर। इसका मतलब है कि भाई ये क्या होगा, अनुमोदक। तभी वो व्यक्ति क्या हो सकता है, राष्ट्रपति के लिए वह चुनाव, राष्ट्रपति का प्रत्याशी पद के लिए वो खड़ा हो सकता है। अन्य यदि ऐसा नहीं होता है तब फिर वो खड़ा भी नहीं हो सकता है। काहे, 50 MLA या MP को प्रस्तावित करेंगे उसको, फिर 50 को उसको क्या करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे। तो टोटल कहने का मतलब 100 को चाहिए। तो 100 को पहले उसके पक्ष में होंगे तभी तो वो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होंगे, अदरवाइज हाउ इज इट पॉसिबल। What is the meaning of this thing? It means that this process is very difficult. जिनको इस प्रकार का राजनीतिक पहुंच है, जो इस प्रकार का अपना पकड़ बनाए हैं, वही जाकर के राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। अच्छा, एक बात तो यहाँ पर क्लियर हुआ। वेल, one matter is cleared at this present time. Second point is that, what is second point?
अब सेकंड पॉइंट में यहाँ पर लिखता है कि सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिख रहा है कि मान लेते हैं, यहाँ पर समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग यू। अपने यहाँ कितना है भाई, अपने यहाँ क्या है 28 + 8। तो 28 हमारा क्या है, ये है स्टेट्स, दीज आर स्टेट्स एंड 8 आर व्हाट, यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटोरी, टेरिटोरी, यूनियन टेरिटोरी, यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया, इंडिया। यानी ये क्या है भाई, ये है राज्य, और ये क्या है संघ शासित राज्य, संघ शासित, ये क्या है, ये संघ शासित राज्य। तो 28 और प्लस क्या है भाई 8 है। अब कहता है कि मान लेते हैं, सपोज दैट राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट विल बी नियर अबाउट, माने नज़दीक में ही अब राष्ट्रपति का चुनाव क्या होने वाला है, ये राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, ये राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, ये राष्ट्रपति का चुनाव, ये चुनाव होना है, एकदम फिक्स हो गया है। तो भाई राष्ट्रपति का जब चुनाव होना है और इसी समय एट दैट टाइम, इन द मेन टाइम, मान लेते हैं कोई विधानसभा क्या हो गया है, भंग हो गया है। ये क्या है, ये भंग हो गया है, ये डिसॉल्व हो गया है, ये क्या हो गया है, ये डिसॉल्व, ये क्या है, डिसॉल्व हो गया है, ये डिसॉल्व हो गया है। या हम लोग कहते हैं किसी एमपी का या एमएलए का, ये एमएलए का क्या हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है, तो ये सीट तो खाली है, ये सीट क्या है साहब, ये सीट वैकेंट है। तो इस अवस्था में क्या राष्ट्रपति का चुनाव होगा? तो कहता है, संविधान कहता है कि भाई चाहे विधानसभा भंग हो या एमएलए, किसी एमएलए का या एमपी का मौत हो गया हो, मृत्यु हो गया हो, तो राष्ट्रपति का चुनाव रुकेगा नहीं। तो राष्ट्रपति का चुनाव क्या होगा, हो जाएगा। इस अवस्था में भी राष्ट्रपति का चुनाव क्या होगा, ये हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का बाधा नहीं होगा। जिसका मतलब पॉइंट नंबर 2 में क्या आ गया, जिसमें पॉइंट नंबर 2 में आया, कहता है कि यदि किसी विधानमंडल, ये विधानमंडल, किसी विधानमंडल, कोई विधानमंडल, अधिक कोई विधानमंडल भंग हो चुका हो या कहता है किसी एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कहता है किसी एमएलए और किसका, एमपी, मेंबर ऑफ ये क्या है, पार्लियामेंट का यदि मृत्यु हो गया हो, तो भी क्या कहता है, तो भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ये राष्ट्रपति का ये क्या होगा, ये चुनाव होगा। इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं होगा। देयर विल नॉट बी एनी ऑब्स्टेकल किस पे, इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये है कि किसी भी कीमत पर ये क्या हो सकता है, ये रुक नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर होगा। अब तीसरा पॉइंट इस जगह देखिए, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कहता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा ये 6 महीने के, जितना उसका पद है उसका 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। मान लीजिए कि किसी को 5 साल में रिटायर होना है तो इसका खाली नहीं रहेगा, इसके 6 महीने के अंदर, एकदम 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर ये चुनाव हो जाना चाहिए, ये क्या चाहिए, जाना चाहिए। ये 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई, मान लेते हैं कि कोई राष्ट्रपति, अब उसका कार्यकाल मान लेते हैं कि
26 में उसका रिटायर होना है, 26 के वो जनवरी में वो क्या होंगे, उसका ऑफिस, उनका जो पद है वो समाप्त हो जाएगा। तो उसमें जनवरी तक में नए राष्ट्रपति का क्या हो जाना चाहिए, चुनाव हो जाना चाहिए। क्या है, वह जो पोस्ट है वह किसी भी कीमत पर क्या होगा, वैकेंट नहीं रहेगा। तो ये नियम बनाया गया। तो 3 नियम आपने देख लिया। नंबर 1 आपने देख लिया कि भाई यदि कोई एमएलए एमपी मर जाए या कोई विधानसभा भंग हो तो उस अवस्था में क्या इसका रुकेगा, क्या इलेक्शन रुकेगा? तो कहता है नहीं रुकेगा, राष्ट्रपति का इलेक्शन हो जाएगा। सेकंड पॉइंट ये बात कहा गया कि कितने दिनों के अंदर भाई, तो कहता है उसके 6 महीने के अंदर उसका क्या हो जाना चाहिए, चुनाव हो जाना चाहिए। और तीसरा बात हमने आपसे यही कहा कि क्या चाहिए, कितना चाहिए, तो 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 क्या चाहिए, अनुमोदक चाहिए। तो भाई इस प्रकार से आपने राष्ट्रपति के संबंध में जो छोटी मोटी बातें थी उस बात को भी आपने देख लिया। अच्छा, एक चौथी बात को देखिए। मान लेते हैं, ये चौथी बात को आप यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान किसी प्रकार का गड़बड़ी हो गया। राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान, ये चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अनियमितताएं होती हैं तो इसका फैसला कौन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करेंगे। उच्चतम ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय करेंगे। इसका फैसला कौन करेंगे, ये उच्चतम न्यायालय करेंगे। एकदम याद रखना है, प्लीज रिमेंबर दिस मैटर। ये जो इलेक्शन में यदि किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, इफ देयर विल बी एनी डिस्प्यूट, कहता है किसी भी प्रकार का विवाद होता है, किसी भी प्रकार का, इफ एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट, क्या कहता है, इफ एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट किसमें, कहता है इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसको कौन देखेंगे, कौन इसका जस्ट करेंगे, कौन इसको वर्डिक्ट देंगे, कौन इसका फैसला करेंगे? तो इसका फैसला करने वाला कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट होगा। ये कौन होगा, ये सुप्रीम कोर्ट होगा। इसका न्याय कौन देंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट इसका न्याय देंगे। वही कहता है इफ एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट, क्या कहता है, इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उसका फैसला कौन करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये कभी भी एकदम याद रखिए कि ये निर्वाचन आयोग नहीं करेगा, नेवर। ऐसा यदि ऑप्शन में भी दिया जाता है कि इसका फैसला कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा या सुप्रीम कोर्ट करेगा, तो कौन करेगा, तो हम लोग लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये इलेक्शन कमीशन कभी नहीं करेगा। ये जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ये कभी भी इसका फैसला नहीं कर सकता है। कौन फैसला करेगा, तो फैसला कौन करेगा, यह सुप्रीम कोर्ट करेंगे। यह भी बात आप याद रखिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके संबंध में जो कुछ भी विवाद होता है, व्हाट एवर एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये कौन फैसला करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेंगे। तो भाई आपने ये 5 पॉइंट आपने देख लिया। अब हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग, यही महाभियोग बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या है, ये है महाभियोग, ये है इम्पीचमेंट। ये क्या है, ये है इम्पीचमेंट। ये कितने आर्टिकल के अंतर्गत है, 61, आर्टिकल 61। ये है आर्टिकल 61। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किसकी चर्चा है, महाभियोग की चर्चा है। मेंशन्ड इम्पीचमेंट विद इन आर्टिकल 61। किसकी मेंशन्ड, ये मेंशन्ड इम्पीचमेंट
विद इन आर्टिकल 61, ये किसके अंतर्गत वर्णन किया गया है? 61 के अंतर्गत यह वर्णन कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि राष्ट्रपति को हटाया जो जाएगा, इसको जो रिमूव किया जाएगा, इसको जो डिसमिस किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा? तो राष्ट्रपति को केवल और केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। एकदम याद रखना, प्लीज रिमेंबर, राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है। यदि इसको हमको रिमूव करना है, इसको डिसमिस करना है, तो वो कैसे होगा? डिसमिसल बाय इम्पीचमेंट। इसको हम जो रिमूव्ड करेंगे, ये कैसे रिमूव्ड होगा? विल बी। ये रिमूव कैसे होता है? हटेगा। विल बी। ये रिमूव, ये क्या होगा? ये रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ, बाय द प्रोसीडिंग्स ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट, ये इम्पीचमेंट के द्वारा ही क्या होगा? ये हटेगा। नहीं तो फिर बिना इसके हो ही नहीं सकता है। ये इसके, और एकदम याद रखिए, ये जब कभी भी हटाया जाता है, ये इम्पीचमेंट के द्वारा, महाभियोग के द्वारा ये हटाया जाता है। तो कहता है कि ये जो प्रेसिडेंट है, इसको महाभियोग के द्वारा ही क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। और इसका वर्णन किस में कर दिया गया है? 61 में। इसका क्या है? विच इज़ डिस्क्राइब्ड विद इन आर्टिकल 61। इसका वर्णन किस में है? वर्णन अनुच्छेद कितना में है? 61 में। तो क्या कहता है? डिस्क्राइब्ड। ये क्या कर दिया? डिस्क्राइब्ड विद इन, किसके अंतर्गत? विद इन 61, आर्टिकल 61 के अंतर्गत इसका वर्णन कर दिया गया है। इसीलिए आप एकदम याद रखिए, मेमोरी में डाल लीजिए कि साहब जब कभी भी राष्ट्रपति को हटाया जाएगा, वह महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाएगा। तो इसमें अब हम लोगों ने देख लिया कि भाई महाभियोग के द्वारा। तो अब सवाल है कि महाभियोग जो लागू होगा या महाभियोग जो इस पर लगेगा, तो महाभियोग का आधार क्या होगा? व्हाट विल बी द बेस ऑफ इम्पीचमेंट? किस आधार पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? तो महाभियोग जो लगाया जाएगा, ये महाभियोग लागू करने का इसका आधार क्या होगा? इसका आधार क्या होगा? किस आधार पर? ऑन व्हाट बेसिस? तो किस आधार पर आप महाभियोग लागू करिएगा? तो कहता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कहता है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्या कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी लगेगा, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अटेंशन प्लीज। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग तभी लगेगा जबकि उन्होंने संविधान के नियमों का उल्लंघन किया हो। संविधान के नियमों का ये क्या किया गया हो? उल्लंघन किया हो। क्या संविधान के नियमों का ये क्या किया हो? उल्लंघन किया हो। यानी कहने का मतलब है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? व्हेन इट विल बी इम्प्लीमेंट। ये कब? कहता है व्हेन इट विल बी इम्प्लीमेंट। ये व्हेन इट विल बी इम्प्लीमेंट। तो कब कहता है? तो कहता है वायलेशन, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब उसने संविधान का क्या कर दिया हो? ये उल्लंघन कर दिया गया हो। तो अब यहाँ पर सवाल है कि संविधान के उल्लंघन का मतलब क्या है? क्या संविधान का उल्लंघन?
तो भाई इसका वर्णन नहीं है, केवल इसी शब्द का उल्लेख कर दिया है। और ये जो बात लिया गया है, ये बात कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया? टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से ये क्या किया गया? ये लिया गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भाई ये जो इम्पीचमेंट है वो क्या है भाई? तो वह इम्पीचमेंट कब लगेगा? तो जब राष्ट्रपति ने क्या किया है, संविधान के नियम का इसने क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया, तभी जाकर के इस पर क्या लगेगा? महाभियोग लगेगा। और यदि संविधान का उल्लंघन नहीं करता है तो भाई क्या ये लगेगा क्या? तो कहता है कि नहीं लगेगा। तो क्या अभी तक इस प्रकार का महाभियोग किसी पर लगा है? तो कहता है कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जो कि जिस पर महाभियोग लगाया गया हो। नो एनी प्रेसिडेंट, कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जिस पर कि महाभियोग से हटाया गया। कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है अब तक। सो फार, ये क्या कहता है? किसी भी भारतीय राष्ट्रपति को किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। हटाया नहीं गया है किसी भी राष्ट्रपति को। क्या है भाई? यह बहुत टफ प्रक्रिया है। और चूंकि हम पहले ही आपसे बोल दिए हैं, हमने आपसे कहा है इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो आई हैव सेड यू कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो कोई गलती करते ही नहीं। क्यों? इसका हाथ तो बंधा हुआ है। किससे इसका हाथ बंधा हुआ है? कि जो रियल बॉस हैं, जो रियल एग्जीक्यूटिव हैं, उससे इसका हाथ बंधा हुआ है। ये तो केवल डम्मी है, जो कहा बस उसी में यस मिलाने वाला है। तो स्वाभाविक बात है, जब ये कुछ करेंगे ही नहीं तो गलती होगी ही नहीं, और जब गलती होगी ही नहीं तो भाई ये इम्पीचमेंट इस पर लागू क्यों होगा? तो ये बात बड़ा कॉमन बात है, ये रफ एंड टफ बात है, सिंपल सी बात है। अब हमको यहाँ पर देखना है इसका प्रोसीडिंग का प्रक्रिया क्या है। इसका जा करके इम्पीचमेंट का कैसे, इसका मोशन ऑफ इम्पीचमेंट कैसे होता है, यानी इसका महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। तो महाभियोग की प्रक्रिया, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं महाभियोग, ये महाभियोग की प्रक्रिया, ये महाभियोग की प्रक्रिया, मोशन ऑफ इम्पीचमेंट, ये मोशन ऑफ इम्पीचमेंट, ये मोशन ऑफ इम्पीचमेंट। अब हम लोग देखते हैं कि महाभियोग की जो प्रक्रिया होगी वो कैसा होगा। लेकिन मैं आपको एक बात पहले बता दूं, ये बड़ा प्रश्न पूछा गया है कि ये महाभियोग क्या है, व्हाट इज इम्पीचमेंट, इसको किस क्षेत्र में रखते हैं। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, ये जो महाभियोग है, ये महाभियोग ये क्या है? तो कहता है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। एकदम मेमोरी में डालना, यह अर्ध न्यायिक, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये क्या है? अर्ध न्यायिक, ये क्या है? प्रक्रिया है। ये क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या है भाई? इसी को हम लोग कहते हैं क्वैसी, यही कहलाता है क्वैसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, यही क्वैसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, यही प्रोसीडिंग कहलाता है क्वैसी जुडिशियल प्रोसीडिंग, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वैसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स? मान लेते हैं हम लोग भी कोई गलती करते हैं, सपोज दैट वी हैव डन सम मिस्टेक, आवर केस विल बी, कहाँ जाएगा? इन एनी कोर्ट, चाहे लोअर कोर्ट हो, आइदर लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इनका जो फैसला होगा वह कभी भी कोर्ट में नहीं होगा, ये कभी भी इसका फैसला कोर्ट में नहीं जाएगा। ये महाभियोग का मामला कभी भी कोर्ट में नहीं जाएगा। नाइदर, ये क्या कहता है? ये नाइदर इन
हाई कोर्ट, नाइदर इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और एनी कोर्ट और एनी कोर्ट, वो किसी भी कोर्ट में नहीं जाएगा। काहे भाई, ये महामहिम की बात है, ये छोटा मोटा अभियोग नहीं है, महाअभियोग है, बड़ा अभियोग है। इसका फैसला कौन करेंगे? जनता जनार्दन करेंगे। और जनता जनार्दन कहाँ बैठी हुई है? ये पार्लियामेंट में बैठी हुई है, स्टेट लेजिस्लेचर में बैठी हुई है। तो अब हमको यहाँ पर देखना है कि इस पॉइंट को आपने एकदम याद रख लिया कि भाई महाभियोग कौन प्रक्रिया है। इसी जगह एकदम याद रखिए, ये क्या है? ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वेसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ये है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो अब ये प्रक्रिया में क्या होगा भाई? तो पहला शर्त है, मान लेते हैं किसी राष्ट्रपति पर यदि उसको महाभियोग लगाना होगा तो क्या होगा? इनको 14 दिन पहले सूचना देनी होगी, बिफोर 14 डेज इनको क्या करना होगा? इन्फॉर्म करना होगा। तो कहता है कि राष्ट्रपति को क्या करना होगा? 14 दिन पहले इनको क्या करना होगा? 14 दिन पहले इनको क्या करना होगा? सूचना देना, ये सूचना देना होगा। ये कितना दिन पहले? ये 14 दिन पहले इनको क्या देना होगा? ये सूचना देना होगा कि भाई आपके ऊपर क्या लगाया जा रहा है? महाभियोग लगाया जा रहा है। आप सतर्क हो जाइए, आप अपने आप बचाव का क्या करिए, कोशिश करिए। ये महाभियोग अब आपके ऊपर क्या होगा? लगेगा। अच्छा, सेकंड बात, ये तो पहला हो गया कि 14 दिन पहले उनको क्या देना होगा? सूचना देना होगा। इन्फॉर्म हिम, उसको इन्फॉर्म करना होगा। कितने दिन? बिफोर 14 डेज। सेकंड पॉइंट इसमें देखिए, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? तो कहता है, ये क्या है? नियम है, व्हाट इज द रूल? कहता है महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में ये क्या किया जा सकता है? लाया जा सकता है। ये किसी भी सदन में, मे बी एनी हाउस। ये क्या कहता है भाई? मे बी एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो एनी हाउस का मतलब यहाँ पर क्या है? तो संसद के किसी भी सदन में। तो ये किसी भी सदन में, इसका मतलब है ये लोकसभा और ये क्या है भाई? ये राज्यसभा। तो दो ही सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो यदि अभियोग लाना होगा तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो क्या हो, मे बी एनी हाउस। ये क्या है? आइदर लोकसभा और क्या है? राज्यसभा। वो किसी भी सदन में आप ला सकते हैं। अच्छा, चलिए अगला पॉइंट इसी में देखिए, इसी को हम लोग तोड़ दिए। थर्ड पॉइंट इसी जगह हम तोड़ के खाली बना दिए हैं। थर्ड पॉइंट, जिस सदन में, कहता है जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा। क्या किया जाएगा? ये जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ दो है, यहाँ पर क्या है भाई? ये है लोकसभा और यहाँ पर क्या है भाई? ये है राज्यसभा। तो कहता है कि कुल सदस्यों का, जैसे कि लोकसभा में मान लेते हैं 543 है, मान लेते हैं ये 500, ये कितना है? 43 है। तो कहता है कुल सदस्यों का कितना? 1/4 से क्या होना चाहिए? प्रस्तावित होना चाहिए। प्रस्तावित, ये क्या होना चाहिए? प्रस्तावित ये होना चाहिए। और यदि राज्यसभा में लाता है तो 250 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/4। तो इतना सदस्य यदि उसको प्रस्ताव दे देता है कि भाई ठीक है कि आप इतना, हम आपके सपोर्ट में हैं, आप लाइए, तो फिर तभी जा कर के वो आएगा। और यदि 1/4 सदस्य ये सपोर्ट नहीं करता है तो फिर वो महाभियोग का प्रस्ताव ही गिर जाएगा, वो आएगा ही नहीं। अच्छा, चौथा पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट को देखिए कि जिस सदन में, तो एक सदन जिस सदन में लाया गया है, तो एक सदन में क्या होगा?
एक सदन में, जिस सदन में लाया गया, तो एक सदन में क्या होगा, एक सदन में ये क्या करेगा, ये महाभियोग का प्रस्ताव, महाभियोग, ये महाभियोग का ये क्या करेंगे, प्रस्ताव लाएंगे, महाभियोग का प्रस्ताव लाएंगे। तो दूसरा क्या करेगा, इसकी जांच करेगा। तो दूसरा सदन क्या करेगा, दूसरा सदन इनका ये क्या करेंगे, ये जांच करेंगे, ये क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट, ये क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसका जांच करेंगे कि रियल में यह जो लाया गया है प्रस्ताव, ये रियल में राइट है और नॉट राइट, रियली इट इज़ करेक्ट और नॉट करेक्ट। यह जो प्रपोजल लाया गया है, यह जो प्रस्ताव लाया गया है, ये क्या वास्तव में सही है या गलत है। अच्छा, अब पांचवी बात सुनिए। तो जिस सदन में यह लाया गया, जिस सदन में लाया गया, जिस सदन में यह प्रस्ताव लाया गया, उनके, सुनिएगा, उनके कुल सदस्यों का एक बट्टे यानी कुल सदस्यों का दो तिहाई बहुमत से, ये बहुमत से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। ये कुल बहुमत के, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसको क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। ये इतना पारित होगा। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि कितना भाई, मान लेते हैं ये राज्यसभा में लाया गया है, तो भाई 250 तो गुना 2/3 है, तो इससे 2/3 से इसको क्या करना होगा, सदस्य से इनको क्या करना होगा, पारित करना होगा। यदि ये पारित हो जाता है तब ये क्या हो जाएगा, तब ये माना जाएगा कि ये ठीक है। और वहाँ से फिर क्या किया जाएगा, वहाँ से फिर दूसरे सदन में भी क्या किया जाएगा, वो 2/3 सदस्य से पारित कराना होगा। दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से ये क्या करना होगा, पारित करना, ये करना होगा। और इसी बीच राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का इसको इन्हें क्या दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा कि भाई आप किस आधार पर यदि आपको कहना कुछ है कि नहीं, मेरे ऊपर महाभियोग नहीं लगना चाहिए, तो भाई आप बताइए, अपना पक्ष रखिए। क्या है, आप सबसे पहले आप क्या हैं, भारत के आप नागरिक हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हर नागरिक को अपना पक्ष रखने का ये अधिकार है, तब जा करके आप अपना क्या करिए, ये पक्ष रखिए। इसके बावजूद भी यदि दोनों सदन अपने कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा। और यदि 2/3 बहुमत से इसे पारित नहीं करा सकता है, नहीं पार हो सकता है, तो फिर महाभियोग इस पर नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से महाभियोग की जो प्रक्रिया है, प्रोसीडिंग ऑफ मोशन ऑफ द इम्पीचमेंट, इसी प्रकार से। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है, इसलिए हम आगे इस पर अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि भाई क्यों नहीं लाया गया है। तो भाई इसलिए नहीं लाया गया है कि इसने ये संविधान के नियमों का उल्लंघन करते ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ऐसा नियम भारतीय संविधान में है ही नहीं जो कि राष्ट्रपति संविधान के नियम का क्या करे, उल्लंघन करे। तो इस प्रकार से मैं मानूं, मुझे आशा है कि आप इस प्रकार से क्या किए होंगे, महाभियोग को आप समझ लिए होंगे कि क्या इसका प्रोसीडिंग है, कैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, इसको आपने समझा होगा। अब इनके अलावे राष्ट्रपति यदि चाहे तो हट सकते हैं, तो इनके अलावे कैसे हट सकते हैं भाई, इसको हटाने का ये क्या है भाई, या हटने का क्या है, कैसे ये हट सकते हैं, इसके अलावे ये कैसे हट सकते हैं भाई,
तो आप देखिए, तो सबसे पहली बात मान लेते हैं इनकी मृत्यु हो जाए, ये इनकी क्या हो जाए, ये डेथ हो जाए, इनकी डेथ हो जाए, तो स्वाभाविक बात है, यह तो ध्रुव सत्य है, हर किसी को जाना है, ईच एंड एवरीबॉडी हैव टू लेफ्ट दिस वर्ल्ड, हर किसी को छोड़ना ही होगा इस संसार। यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो खुद ब खुद क्या होगा, वो राष्ट्रपति के पद से हट जाएंगे। सेकंड बात, दूसरी बात इसमें क्या है भाई, वो स्वेच्छा से यदि दे देते हैं, ये स्वेच्छा से कि भाई अब हमको राष्ट्रपति नहीं रहना है, ये वॉलंटरी क्या कर सकते हैं भाई, रेजिग्नेशन यदि वो दे देते हैं तो भाई वो भी फिर क्या हो जाएगा, वो हट जाएंगे। और तीसरी बात, यहाँ तीसरी बात, यदि उसको रिमूव कर दिया जाता है, यदि क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो भाई ये तीसरी बात। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रपति हमारा क्या हो सकता है, हट सकता है। तो रिमूव में ही ये क्या आ जाएगा, ये इम्पीचमेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये होता है। और यदि ऐसा तो हुआ नहीं है, और अंतिम बात ये है कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव ही विवादग्रस्त हो जाए, राष्ट्रपति का चुनाव क्या हो जाए, विवादों से भर जाए, ये विवादों से ये क्या हो जाए, भर जाए, और सुप्रीम कोर्ट इनके इलेक्शन को ही क्या कर दे, नल एंड वाइड, ये क्या कर दे, खारिज कर दे, इसके इलेक्शन को ही ये खारिज कर दे, तो उस अवस्था में भी राष्ट्रपति क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति कैसे हटते हैं। अच्छा, अब तो राष्ट्रपति हट गए, तो जब ये हटेंगे तो अपना ये रिजनेशन किन को देंगे भाई, अपना जो इस्तीफ़ा है, ये इस्तीफ़ा किसको देंगे, ये जो इस्तीफ़ा है, इस्तीफ़ा ये किसको देंगे भाई, ये रिजनेशन ये किसको देंगे भाई, ये रिजनेशन ये किसको देंगे, ये रिजनेशन किसको देंगे, ये रिजनेशन किसको दे देंगे, उपराष्ट्रपति को। ये किसको दे देंगे, ये उपराष्ट्रपति को, अपना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये अपना क्या दे देंगे, रिजनेशन, ये क्या दे देंगे, ये रिजनेशन ये दे देंगे भाई, वहाँ से हट जाएंगे। जब ये हट जाएंगे तब अब सवाल यहाँ पर ये है कि अपना इस्तीफा तो दे दिए, तो भाई यदि इसका टर्म पूरा जाता है तब तो खैर चुनाव होगा, तब तो नया राष्ट्रपति आएगा। और यदि किसी इधर से यदि किसी प्रकार का कोई घटना घट जाए तब इस पर कौन बैठेंगे भाई, तो यदि ये राष्ट्रपति हट जाते हैं तो इस पर कौन बैठेंगे, तो हटने के बाद यदि टर्म पूरा नहीं हुआ है और बीच में ये हट गए हैं तो इसमें कौन देखेंगे भाई, तो इसमें उपराष्ट्रपति, ये कौन बैठेंगे भाई, ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। मान लेते हैं कि राष्ट्रपति का भी पद क्या है, खाली है, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, तब इसको फिर कौन संभालेंगे, तब कहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के ये क्या है भाई, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश। मान लेते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तब कौन होगा, सीनियर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तब ये क्या होगा, सीनियर जजेज ऑफ, ये क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पर क्या कर दिया जाएगा, बैठा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि हटने के बाद कौन कौन यहाँ पर इस पोस्ट को कौन कौन होल्ड कर सकते हैं, हम लोगों ने इस बात को देख लिया। अब कहता है कि जो लोग इस पोस्ट को होल्ड करेंगे तो उसका क्या होगा भाई, तो कहता है उन्हें राष्ट्रपति का जो वेतन है, तनख्वाह है, या संसद के नियम के द्वारा उसको तय कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रपति की हटने की ये जो प्रक्रिया है तो उसको कौन लोग होल्ड करेंगे, ये बात हम लोगों ने देख लिया। तो आज इतना ही रहने दिया जाए, और विशेष बात मैं क्या करूं, फिर अगला लेक्चर नंबर 3 होगा प्रेसिडेंट का। और तब तक मैं आप सभी यंग मैन से कहता हूं कि आप स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए, और कोविड से बचते रहिए, और अपने घर पर रह करके ही सारे कार्य को क्या करें, आप संपन्न करें। धन्यवाद, थैंक यू।